यह है हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। इसको हम लोग एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट इससे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर। अभी हुआ क्या है, जो गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन के लिए एक रॉकेट बूस्टर को तैयार कर लिया गया है। इस रॉकेट बूस्टर का नाम है HS-200। तो हुआ क्या, ये आप देख पाओगे, इस रॉकेट बूस्टर की एक प्रॉपर टेस्टिंग कर ली गई है और ये टेस्टिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इन बूस्टर्स को रॉकेट में फिट किया जाएगा। उसके बाद हम लोग इस गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे। गगनयान मिशन को अभी लॉन्च करने में थोड़ा सा समय लगने वाला है। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की जाएंगी। इस आर्टिकल को मैंने द हिंदू के वीडियो में कवर किया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी अलग से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और कुछ आर्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको मैं दोनों ही वीडियोज़ के अंदर लेकर चलता हूँ। तो अगर जिसने पढ़ रखा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस अलग से और भी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये आर्टिकल हमारे सिलेबस में कहाँ पर रिलेट हो पाएगा। तो GS पेपर 3 के अंदर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा स्पेस टेक्नोलॉजी का, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। तो बेसिक सी न्यूज़ का निकल कर आती है। न्यूज़ ये है कि जो भारत का इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पर एक टेस्ट पूरा कर लिया है। वो है एक बूस्टर का टेस्ट, ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर। इस बूस्टर को नाम दिया गया है HS-200। अब ये जो बूस्टर है ये गगनयान मिशन में एक सबसे बड़ी हेल्प करेगा। अब बूस्टर होता क्या है, देखो मान लो ये एक रॉकेट है, यह है GSLV रॉकेट। अब GSLV Mark 3 रॉकेट है, इसी रॉकेट का इस्तेमाल करके हम लोग गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे। गगनयान मिशन 3 फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहले दूसरा जो होगा वो हमारा ट्रायल होगा, फिर तीसरे फेज में हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपरली गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे। अभी 2022 के अंदर मिड में, यानी जून जुलाई के आसपास, फिर उसके बाद 2022 के एंड दिसंबर में भी आप देख पाओगे गगनयान मिशन की काफ़ी चर्चा होने वाली है। तो इस साल आप बहुत बार पढ़ने वाले हो गगनयान मिशन, इसी वजह से इसको ध्यान में रखना। अब हम कहाँ पे थे, हम डिस्कस कर रहे थे बूस्टर के बारे में। तो आपने देखा ये रॉकेट है, रॉकेट के अंदर जो ये साइड में लगा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं बूस्टर। अब इसी बूस्टर की मदद से जो ये रॉकेट है ये उड़कर जाएगा, इसको एक थ्रस्ट मिलेगा और ये रॉकेट आराम से ऊपर अंतरिक्ष तक पहुंचेगा। तो ये बूस्टर का एक सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो गगनयान मिशन के लिए जो हमारा GSLV Mark 3 रॉकेट तैयार किया जा रहा है, इसी के अंदर ये बूस्टर को लगाया जाएगा, जिस बूस्टर की भी अभी सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है। अब इस आर्टिकल को आप देख पाओगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इसरो सक्सेसफुली टेस्ट ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर। उसके बाद एक आर्टिकल आप देख पाओगे ये द हिंदू का है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ कलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। अब पहले तो हम लोग इस बूस्टर के बारे में छोटी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये जो बूस्टर होने वाला है ये हमारे GSLV का पार्ट है, इस रॉकेट का हिस्सा होगा। हमने देख लिया कहाँ पे लगाया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि GSLV है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप लास्ट वाला वर्ड देखो SLV, आप इससे ही समझ रहे होंगे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला वाहन है, सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल है। बस इसके आगे जियो सिंक्रोनस लगा दिया क्योंकि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर लॉन्च करता है। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा GSLV के बारे में, डोंट वरी। जियो स्टेशनरी क्या है ये सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पर बूस्टर के बारे में समझो कि जो ये GSLV Mark 3 रॉकेट है, ये जो गगनयान मिशन के लिए हम लोग लॉन्च करेंगे, इसी के लिए अभी 2 बूस्टर्स तैयार कर लिए गए हैं, H-200 बूस्टर। और इस बूस्टर का जो यहाँ पर डायमीटर वगैरह है, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो 20 मीटर का लंबा ये बूस्टर है। इसका जो डायमीटर है वो 3.2 मीटर्स के आसपास का देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में ये दुनिया का सेकंड ऑपरेशनल बूस्टर देखने को मिलेगा जो कि सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करेगा। सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करने वाला दूसरा सबसे बड़ा बूस्टर ये बन गया है इंडिया के अंदर में, जो कि इसरो की साइड से बनाया गया। अब इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। कहाँ पे कंप्लीट किया गया है, तो इसको कंप्लीट किया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पर, जो कि आपको केरला के थिरुवनंतपुरम में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे रॉकेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। रॉकेट आप देख पाओगे GSLV Mark 3 रॉकेट होने वाला है। ये यहाँ पर आपको रॉकेट ऐसा देखने को मिलता है। ये बूस्टर होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया। इस रॉकेट के अंदर अलग अलग स्टेज होती हैं। ये आप ऊपर जो ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं पेलोड। अब पेलोड यहाँ पर क्या होता है, मान लो यहाँ पर हम लोग गगनयान मिशन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो गगनयान मिशन में हम लोग बेसिकली 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेंगे और इन 3 लोगों में से 2 यहाँ पर मैन होने वाले हैं, 1 वेमेन होने वाली हैं। अब इन तीनों लोगों को कहाँ पे बैठाकर भेजा जाएगा, तो वो इसी पेलोड में बैठाकर भेजा जाएगा। या फिर आपका एक और क्वेश्चन होगा, हम लोग सैटेलाइट वगैरह इस रॉकेट से लॉन्च करते हैं, वो कहाँ पे रख के लॉन्च करते हैं, तो आप देख पाओगे उन सारी सैटेलाइट्स को रॉकेट के पेलोड वाले हिस्से में, यानी इस वाले हिस्से में रख के लॉन्च किया जाता है। होता क्या है, रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है,
इस पेलोड को अलर्ट कर देता है, इसमें से सैटेलाइट निकल के लॉन्च हो जाता है और बाकी रॉकेट ये अंतरिक्ष में तैरता रहता है, जिसको हम लोग स्पेस डेब्रिस या फिर अंतरिक्ष का कचरा के नाम से जानते हैं। अब इस GSLV Mark 3 रॉकेट के अंदर आपने देख लिया पेलोड क्या है। दूसरा यहाँ पे क्रायोजेनिक स्टेज आती है। क्रायोजेनिक स्टेज यहाँ पर एक खतरनाक सी स्टेज है। यहाँ पे जो टर्म्स है बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस स्टेज को बनाने में हमें बहुत टाइम लग गया, ठीक है, बहुत टाइम बाद हमने इसको डेवलप किया। हालांकि यहाँ पर हम लोग थोड़ा रॉकेट के मामले में पीछे हो गए थे इसी क्रायोजेनिक स्टेज को डेवलप करने में। अब ये होती क्या स्टेज, तो यहाँ पर हम लोग लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हीलियम लिक्विड हो गया। अब आप कह सकते हो इसमें हाइड्रोजन लिक्विड और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखो इसको इसमें क्रायोजेनिक स्टेज में रखा जाता है बिल्कुल ठंडा कर बिल्कुल ठंडा। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख पाओगे जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है इसको -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इसी प्रकार से ऑक्सीजन को -183 डिग्री पर रखा जाता है। ये आप समझ रहे हो कि -250 और -183, तो आप तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भाई ये तो जम जाता होगा, हाइड्रोजन तो इतने में जम जाएगा, ऑक्सीजन भी जम जाएगा। लेकिन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यही एक टेक्नोलॉजी है कि इतने डिग्री पर होने के बावजूद भी यहाँ पर इसको जमने नहीं देता। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको एक खास टेक्नोलॉजी बोला जाता है। हालांकि इसको लेकर काफ़ी विवाद हो गया था, इसरो का जासूसी कांड हो गया था इतिहास में, आपको याद होगा, है ना। वो सारी चीज़ें वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर कभी मैं बाद में चर्चा करूँगा। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी पर रहते हैं। क्रायोजेनिक स्टेज हमने समझा। फिर उसके बाद एक स्टेज यहाँ पर इसी रॉकेट में आप देख पाओगे, यहाँ पर ये आ जाता है हमारा लिक्विड स्टेज, ठीक है, ये वाला आप देख पाओगे। क्रायोजेनिक आपने समझ लिया, इधर फिर एक स्टेज ये आ जाता है। फिर यहाँ पर अपने बूस्टर्स आ जाते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर आप बूस्टर के बारे में ध्यान रखना, मैंने आपको ढेर सारी वैसे अलग से इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो हमने इस स्ट्रक्चर को, इस पिक्चर को अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब मैं आपको बता रहा था कि GSLV होता क्या है, क्योंकि इसी रॉकेट के अंदर इन बूस्टर्स को ऐड किया गया। GSLV यहाँ पर एक पावरफुल रॉकेट है। ये इतना पावरफुल रॉकेट है कि भारी से भारी सैटेलाइट को ले जाकर अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकता है। कितनी दूर, तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर, कितना, 36,000 किलोमीटर दूर पर ले जाकर सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। ये इसकी पावर है। अब 36,000 किलोमीटर्स पर ले जाकर लॉन्च करने का फ़ायदा क्या होगा, थोड़ा सा हम एक यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझते हैं। आप यहाँ पर ये पिक्चर देखो, ये आपको अर्थ देखने को मिलेगा। अर्थ पर जो हमारे पोल्स होते हैं, जैसे कि ऊपर हो गया नॉर्थ पोल, नीचे हो गया साउथ पोल। अब इस पोल के ऊपर जो एक ऑर्बिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। और आपको ध्यान होगा रॉकेट हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो है GSLV। इसी प्रकार का एक और रॉकेट होता है, वो होता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, यानी कि वो पोलर ऑर्बिट पर, नॉर्थ और साउथ पोल पर अपने सैटेलाइट को लॉन्च करता है, ठीक है। उस रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग सैटेलाइट को इस ऑर्बिट पर लॉन्च कर सकें। अब जो हम लोग GSLV रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा है, जो सबसे दूर आपको देखने को मिलेगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है पृथ्वी से, वो लगभग 36,000 किलोमीटर्स के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब होता क्या है यहाँ पर, आप देख पाओगे इसका एक फ़ायदा यह है कि मान लो हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया, सैटेलाइट यहाँ पर आ गई और इस सैटेलाइट को हमने टारगेट सेट कर दिया इसका कि ये भाई इंडिया के ऊपर ध्यान रखेगी, इंडिया के ऊपर निगरानी रखेगी। अब खास बात यह है कि पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही होगी, आपको पता है पृथ्वी यहाँ पर घूमेगी, पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही होगी ये सैटेलाइट भी उसके साथ साथ ऐसे ही घूमता रहेगा। ये इसकी खास बात है GSLV की। क्लियर हो गया, तो हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में भी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। अब मैंने आपको बताया कि बहुत भारी भारी सैटेलाइट्स को ले जाकर लॉन्च कर सकता है और इसी प्रकार से आप देख पाओगे लगभग 10,000 किलोग्राम की सैटेलाइट को ले जाकर ये लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। इतनी पावर है GSLV रॉकेट में। GSLV रॉकेट में क्रायोजेनिक अपर स्टेज देखने को मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। इसको तो हमने खुद डेवलप किया, काफ़ी समय लगा। उससे पहले हम लोग अलग अलग देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहा करते थे, यूरोप के ऊपर, अलग अलग देशों के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी काफ़ी ज़्यादा रहा करती थी। लेकिन आज के टाइम पर इंडिया और जो हमारा इसरो है, इसरो जो कि है हमारे लिए एक प्राइड है, वो सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है। हम लोग हर एक सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, हमारे पास में इतनी पावर है। इनफैक्ट आज के टाइम पर हम दुनिया भर के सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, इतनी आगे हम लोग निकल चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया इस रॉकेट के अंदर 3 स्टेज होते हैं। यहाँ पर S200 का स्टेज, फिर लिक्विड प्रोपेलेंट और क्रायोजेनिक स्टेज, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब रॉकेट का इवोल्यूशन कैसे होता है, सबसे पहले तो आप देख पाओगे ना, हम लोग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए कराते हैं।
SLV करके नाम होता है, फिर ASLV आता है, फिर PSLV आता है, फिर GSLV आता है, और GSL से भी बड़ा GSLV मार्क 3 आता है। मार्क 3 जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसी मार्क 3 का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं गगनयान मिशन में। अभी मैं आपको, जब हम लोग वीडियो का या फिर इस आर्टिकल के एंड पर आएंगे ना, तो इस आर्टिकल के एंड में मैं आपको इन सारी व्हीकल्स के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। हालांकि ये आर्टिकल बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसको हम लोग कहीं से कहीं तक स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस साल 3-4 बार चर्चा में आने वाला है और अगले साल भी ये चर्चा में रहने वाला है। इस वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस करके चलेंगे। PDF आप जरूर डाउनलोड कर लेना। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसरो की, तो एक टाइम ऐसा था कि जो इसरो के साइंटिस्ट हुआ करते थे, आप यहाँ पर देख पाओगे, वो इस प्रकार से सैटेलाइट को लॉन्च करा करते थे। यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे पास रॉकेट का कोई भी इतना, आप कह सकते हो कि हमारे पास इतना मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी। इनफैक्ट ये आप देख पाओगे इस प्रकार से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता था, वो भी पेड़ के माध्यम से, कोकोनट के पेड़ के माध्यम से। तो ये एक समय था जब जो दूसरी कंट्रीज, बाहर की विदेशी कंट्रीज थी, ब्रिटेन था, US था, ये सब यहाँ पर इंडिया का मजाक बना देते कि देखो यहाँ पे इसरो क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, किस प्रकार से सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। आप देख पाओगे साइकिल पे ये रख के ले जा रहे हैं रॉकेट। इस प्रकार से यहाँ पे रॉकेट तैयार किया गया था। लेकिन आज के टाइम पर भारत कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। इसके पीछे इसरो का और इसरो के साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अब आप देख पाओगे हाँ, इंडिया कहाँ पर देखने को मिलता है, अब हम दुनिया भर की सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। क्लियर हुआ? इसी वजह से इसका थंबनेल लगाया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इनफैक्ट पढ़ते वक्त शरीर में गूज़बम्प्स पैदा करती हैं, यार इंडिया ने क्या किया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग आए हैं। अब जो इंडिया के पास अलग अलग रॉकेट्स है, हमारे इसरो ने किस प्रकार से अलग अलग रॉकेट्स को बनाया है, पहले SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV, GSLV मार्क 3, इन सब रॉकेट्स के बारे में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वेट करो, आर्टिकल के लास्ट में जब आएंगे तो वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। आप लोग चाहो तो ना, तो फिर इन चीज़ों को नोट डाउन करते भी चलना, जो भी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर मिलता रहा है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट मिल रहा है वो सब नोट डाउन भी कर सकते हो। वैसे PDF आपको मिल जाएगा। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट होगा। 3-4 बार मैं यहाँ पर बोल चुका हूँ, हर एक एग्जामिनेशन में इसको लेकर क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पे चर्चा की जा रही है गगनयान मिशन के बारे में, क्योंकि ओवरऑल हमने जितना भी कुछ पढ़ा है अभी रॉकेट बूस्टर के बारे में, रॉकेट के बारे में, वो सब गगनयान मिशन के लिए तो तैयार किया जा रहा है। अब ये गगनयान मिशन है क्या? देखो रिसेंट डेज में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे जो एक तरीके से साइंटिस्ट हैं इसरो के, उनका कहना यह है कि हम लोग जल्दी से गगनयान मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। गगनयान मिशन के साथ साथ एक और डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट क्या होने वाला है कि 2030 तक भारत का खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार हो जाएगा। मतलब स्पेस में भारत का खुद का एक कमरा सा हम लोग यहाँ पर बनाकर स्पेस में छोड़ देंगे। आज के टाइम पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। इस स्पेस स्टेशन को बहुत सारे देशों ने मिलकर बनाया है। यहाँ पे नासा ने, यानी कि जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस यहाँ पे रशिया का स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान का, ESA यूरोप का, CSA कनाडा का, तो इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस स्पेस स्टेशन को बनाया। दूसरा कंट्री आप देख पाओगे चाइना ने भी अपने स्पेस स्टेशन को बना दिया है। चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम क्या, नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप कर दो। अब भारत भी 2030 तक अपना खुद का इस प्रकार से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार करेगा। ये तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एक अलग से टॉपिक, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसको लेकर भी आर्टिकल के अंदर पब्लिश किया गया है। लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं गगनयान मिशन की तरफ। गगनयान मिशन क्या होने वाला है? देखो गगनयान मिशन हमारे इसरो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन होने वाला है। इस मिशन के अंदर में हम लोग 3 बार, मतलब आप कह सकते हो 3 फ्लाइट्स को भेजा जाएगा एक ऑर्बिट पर। हम लोग 3 बार इस मिशन को कंडक्ट करेंगे, जिसमें से पहला और दूसरा ट्रायल होगा, और थर्ड में हम लोग एक प्रॉपर मिशन कंडक्ट करेंगे। थर्ड वाला जो यहाँ पे फ्लाइट भेजी जाएगी ना, उसके अंदर ह्यूमंस को भेजा जाएगा। अंतरिक्ष में 3 लोगों को भेजा जाएगा, जिसमें से 2 मेन होंगे और 1 वेमेन। ये मैंने आपको बताया। तो पहले की जो 2 फ्लाइट्स होने वाली है वो अनमैन्ड होने वाली है, वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होगा। पहले वाले में तो कुछ भी इंसान नहीं होगा, दूसरे वाले में एक रोबोट रख के भेजा जाएगा, तीसरे वाले में यहाँ पर डायरेक्टली 3 लोगों को भेजा जाने वाला है। आगे आते हैं। अब जो ये गगनयान मिशन मॉड्यूल होने वाला है, ये कैसा होगा, कैसे काम करेगा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये बेसिकली अर्थ के लो ऑर्बिट पर जाएगा। अर्थ का मैंने आपको बताया, अभी ऑर्बिट्स के बारे में समझा ना हमने, वहीं पर एक लो अर्थ ऑर्बिट है जो कि 300 से 400 किलोमीटर दूर है। तो जो 3 लोग अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे वो पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर भेजे जाएंगे, और वहां पर स्पेस में वो लोग 5 से 7 दिन रुक कर आएंगे।
वो 5 से 7 दिन किस प्रकार से रुक कर आने वाले हैं, कैसे रॉकेट इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा आसान से शब्दों में। अब अगर भारत ये करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इसी के साथ में हम लोग बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ में एक प्रॉपर लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये काम करने वाला सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 देश बन चुके हैं, जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया ये ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। अब चौथा यहाँ पर भारत ये काम कर रहा है। 2023 में हम लोग इसको प्रॉपर कंडक्ट कर हम भी इस लिस्ट में अपना नाम शामिल करने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग मिशन में। ये आप देख पाओगे GSLV Mark 3 इसी रॉकेट का यूज़ करने वाले हैं। अभी हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया, रॉकेट क्या है, बूस्टर क्या है, ये सब कुछ कवर किया। अब आते हैं कि कैसे उन 3 लोगों को भेजा जाएगा। मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग कुछ भेजते हैं अंतरिक्ष के अंदर रॉकेट के माध्यम से, तो वहाँ पे इसको पेलोड के अंदर रखकर भेजा जा रहा है। पेलोड वाला एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसी पेलोड वाले हिस्से में ये 3 लोग बैठ कर जाएंगे। लेकिन कैसे बैठ कर जाएंगे, तो इसके अंदर एक होगा क्रू मॉड्यूल जिसमें 3 लोग बैठे हुए होंगे। एक ऊपर कमरा सा बना दिया जाएगा जिसके अंदर 3 लोग होंगे, और क्रू मॉड्यूल के नीचे ही यहाँ पर एक सर्विस मॉड्यूल को ऐड कर दिया जाएगा। तो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को हम जोड़ देंगे तो इससे ही पूरा का पूरा बन जाता है ऑर्बिटल मॉड्यूल। अच्छा, ये सर्विस मॉड्यूल को क्यों जोड़ा जा रहा है? सर्विस मॉड्यूल के अंदर भी अपने आप में एनर्जी जनरेट होगी और यहाँ पर ये फायर छोड़ता हुआ, ये पावर जनरेट करता हुआ इस पूरे हिस्से को लेकर उड़ सकता है। तो मतलब आधा सफ़र तो ये रॉकेट तय करेगा, और फिर यहाँ पर आधा सफ़र जो यानी कि हमारा क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल है, ये दोनों तय करेंगे, क्योंकि इसमें से यहाँ पर आग निकलेगी और ये हमारे अंतरिक्ष में लेकर जाएगा इन 3 लोगों को। अब वो कैसे होने वाला है इसको भी समझेंगे हम लोग आगे। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि लो अर्थ ऑर्बिट पर यानी कि इस वाले एरिया तक हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोग जाने वाले हैं। अब पेलोड हमने समझ लिया, पेलोड वही हो गया जिसमें क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल है, यह हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, जो हमारा सर्विस मॉड्यूल है इसके अंदर भी आप देख पाओगे कुछ लिक्विड हमने इंजन्स लगा रखा है, फ्यूल इंजन्स लगा रखा है, जहाँ पे एनर्जी को जनरेट किया जाएगा। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस ना बिल्कुल सेम वैसे ही होने वाला है जैसे ब्लू ओरिजिन ने किया था। पिछले साल स्पेस टूरिज्म चर्चा में था। स्पेस टूरिज्म बोले तो स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर एक यात्रा करना, घूम कर आना, और ऐसा हुआ है। अब ऐसा कैसे हुआ है? ये जो ब्लू ओरिजिन आपको स्पेस कंपनी दिख रही है, किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की, जो कि अमेजन के मालिक हैं। और उसका जैसे कि यहाँ पर स्पेस एक्स के यहाँ पर ओनर एलॉन मस्क हो गए, तो वैसे यहाँ पर ब्लू ओरिजिन के जो यहाँ पर ओनर हैं वो जेफ बेजोस हैं। तो इनकी जो यहाँ पर पूरी की पूरी स्पेस कंपनी है, इन्होंने एक काम करके दिखाया था। इन्होंने यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल एक काम किया था। इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो अपना रॉकेट तैयार किया, इसके अंदर ये पूरा का पूरा एक कमरा बनाया, कैबिन बनाया, जिसके अंदर लोगों को बैठाकर अंतरिक्ष में घुमा कर लेकर आए। वैसा ही बिल्कुल गगनयान मिशन होने वाला है। अब गगनयान मिशन का जो लॉन्चिंग होगी वो किस प्रकार से होगी इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो GSLV Mark 3 है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, LV-M3 के नाम से। LV-M3 का मतलब है लॉन्च व्हीकल Mark 3। और ये बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया रॉकेट के सारे प्रोसेस की क्या क्या यहाँ पर होगा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वो चीज़ें वापस से यहाँ पर रिपीटेड हैं। मैंने आपको बताया कि जो पहली टेस्टिंग होगी वो बिल्कुल खाली होगी। हम लोग यहाँ पे किसी भी इंसान को नहीं भेजेंगे, तो एक पहला फ्लाइट टेस्टिंग हो जाएगी। पहली फ्लाइट टेस्टिंग कब होगी? तो ये हमारे साल 2022 के लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 2-3 महीने बाद ये देखने को मिलने वाली है। फिर दूसरी टेस्टिंग कब होगी? तो इस साल के एंड में, दिसंबर के आसपास आप देख पाओगे। एक और जो सेकंड टेस्टिंग होगी वो इंटरेस्टिंग होगी। सेकंड टेस्टिंग के अंदर हम लोग इस रॉकेट में एक रोबोट भेजेंगे। उस रोबोट का नाम है व्योमित्र। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये है वो रोबोट। इस रोबोट को यहाँ पर भेजा जाएगा इसमें रखकर। फिर फाइनली हम लोग एक थर्ड टेस्टिंग करने वाले हैं। वो कब करेंगे? साल 2023 के अंदर। तो फाइनली साल 2023 के लिए हम लोग गगनयान मिशन को तैयार कर रहे हैं अभी से ही। तो साल 2023 में हम लोग अपने क्रू मेंबर्स को प्रॉपरली स्पेस में सेंड कर पाएंगे। अब गगनयान मिशन के अंदर क्या क्या होने वाला है, रॉकेट, क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, ये सब क्या है होने वाला है, हमने डिस्कस कर लिया। अब फाइनली ये वर्क कैसे करेगा इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिरकार स्पेस में पहुंचेंगे कैसे। तो ये पूरा का पूरा जो मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा में GSLV Mark 3 रॉकेट रख दिया गया। इस रॉकेट में पेलोड रख दिया गया। यहाँ पर वो 3 क्रू मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इस रॉकेट को छोड़ दिया गया। अब जैसे ये रॉकेट छूटता है 16 मिनट में ये रॉकेट हमारे लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुँच जाएगा जहाँ पे हमें इसको पहुँचाना है। अब जैसे यहाँ पर 16 मिनट के अंदर अंदर ये रॉकेट हमारे लो अर्थ ऑर्बिट पर पहुंचा, ये क्या करेगा?
अपने रॉकेट में से जो पेलोड वाला हिस्सा है ना, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पर क्रू और सर्विस मॉड्यूल, ये पेलोड वाला जो हिस्सा हो गया, ये हिस्सा रॉकेट से अलग हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट यहाँ पे अलग हो गया, ये रॉकेट अलग हो जाएगा और ये वाला जो हिस्सा अंदर दिख रहा है ना, ये अलग हो जाएगा, ये रॉकेट से बाहर निकल जाएगा। तो लो अर्थ ऑर्बिट तक पूरा रॉकेट पहुंचा। रॉकेट पहुंचने के बाद में ये वाला हिस्सा अलग हो गया ऊपर, और ये वाला हिस्सा अलग होने के बाद में इस प्रकार से वो हमारे स्पेस में, अंतरिक्ष में तैरता रहेगा 5 से 7 दिन तक, 5 to 7 डेज तक यहाँ पर इस प्रकार से वो तैरेगा अंतरिक्ष के अंदर, और फिर ये नीचे आना चालू होगा। जब ये नीचे आना चालू होगा तो इसका जो सर्विस मॉड्यूल है, जिसकी पावर जनरेशन की मदद से आ गया था, तो सर्विस मॉड्यूल तो इसमें से अलग हो जाएगा, और क्रू मॉड्यूल जिसके अंदर लोग बैठे हुए हैं वो अलग हो जाएगा। अब सर्विस मॉड्यूल तो अंतरिक्ष में रह जाएगा, ठीक है, वहाँ पर वो स्पेस का कचरा बन गया, लेकिन जिसमें लोग बैठे हुए हैं वो नीचे गिरना चालू होगा, फिर नीचे गिरना चालू होगा और नीचे गिरता रहेगा। तो आप कहोगे क्या इस प्रकार से लैंडिंग होगी? नहीं, अगर इस प्रकार से लैंडिंग होगी तो फिर यहाँ पर ये जो क्रू मॉड्यूल है ये ऊपर ही जल के खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, लैंडिंग तो होगी, लेकिन अब गिरेगा जब नीचे तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, क्योंकि इसकी स्पीड अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आराम से इसको लैंड करवा लेंगे, लेकिन कोई चीज़ है ही नहीं यार लैंड करवाने की, तो कैसे लैंड करवा सकते हैं? तो यहाँ पे दिमाग ये है कि जैसे ये नीचे गिरना चालू होगा, इसमें से पैराशूट निकल कर आएंगे 2। अब वो पैराशूट जैसे ही आएंगे, इसकी जो स्पीड है वो नियंत्रण में आ जाएगी, उसकी गति जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। अब जैसी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी भाई, ये धीरे 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 उतरेगा कहाँ पर? गुजरात के अरेबियन सी पर ये धीरे धीरे से उतर जाएगा, सी ऑफ गुजरात, अरेबियन सी में उतर जाएगा, और वहाँ पे फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट में इसको रिकवर कर लिया जाएगा, लोग यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा मिशन होने वाला है जो हम लोग साल 2023 में कंडक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? आई होप आपने बहुत कुछ यहाँ पे जाना है और एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई है। अब इस पूरे मिशन में लगभग यहाँ पर 10,000 करोड़ तक का खर्चा आएगा। 2022 में और 2023 तक फाइनल लॉन्च हो जाएगा, और इसी के साथ में भारत इसको प्रॉपर जब कंडक्ट कर लेगा तो यूएस, रशिया, चाइना के बाद में भारत चौथा कंट्री बन जाएगा इस लिस्ट में ऐड होने वाला। ये हमने डिस्कशन कर लिया। अब ये तो हो गई 2023 के मिशन। अब 2022-23 में हम लोग और भी बहुत सारे मिशंस लॉन्च करने वाले हैं। कुछ और भी हमारे पास अपकमिंग मिशंस है। वो कौन कौन से हैं? पहला है शुक्रयान मिशन, शुक्रयान वीनस मिशन। वीनस के ऊपर हम लोग अपने इस मिशन को भेजेंगे। अभी यहाँ पर इसकी जो डेट है वो 2023 से 24 कर दी गई है। रिसेंट डेज में यहाँ पर एक अपडेट आ चुका है। इसरो के जो यहाँ पर नए चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, उन्होंने बोला 2024 के दिसंबर तक हम लोग शुक्रयान मिशन को भेज देंगे वीनस के ऊपर में। फिर आने वाले टाइम पर L1 आदित्य सोलर होने वाला है, जो कि सूर्य की स्टडी करेगा। फिर उसका चंद्रयान 3 मिशन होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है। ठीक है, हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, उसके बाद में चंद्रयान 3 हम लोग यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। तो ये कुछ अपकमिंग मिशंस हैं आने वाले टाइम पर जिनको लॉन्च किया जाएगा। अब जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया के पास में जो रॉकेट्स हैं वो अलग अलग हैं। अभी जो हम लोग गगनयान मिशन जिसके बारे में हमने ये सारी कहानी समझी है, वो GSLV Mark 3 रॉकेट के माध्यम से हम लोग लॉन्च करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये GSLV Mark 3 है प्लस GSLV है, PSLV है, ये रॉकेट कब कब आए, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसरो ने कितना कुछ किया, थोड़ा इसका इतिहास भी जान लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं लॉन्च व्हीकल्स की, यानी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले जो हमारे व्हीकल्स हैं, रॉकेट्स हैं, ये अलग अलग प्रकार के हैं। सबसे पहला रॉकेट हमारे पास आता है SLV। इसका नाम होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पहला ऐसा रॉकेट होता है जिसको इसरो डेवलप करता है और नाम देता है SLV। फिर SLV के बाद आता है उसके बाद दूसरा ASLV। ASLV मतलब ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब SLV और जो ASLV है, दोनों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हैं। कितनी छोटी लाइट सैटेलाइट हो सकती है, तो कितनी छोटी, सा मतलब यह है उसका जो वजन है लगभग 150 kg के आसपास होगा। तो यहाँ पर उसको प्रॉपरली बहुत आराम से लो अर्थ ऑर्बिट तक लॉन्च किया जा सकता है SLV और ASLV के माध्यम से। तो स्टार्टिंग में हम लोग छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इन दोनों लॉन्च व्हीकल को बनाए। अब जो ये ASLV है, इसने ऑपरेट किया लगभग 1990s तक। उसके बाद आता है PSLV। उसके बाद यहाँ पर इसरो ने डेवलप किया PSLV। तो आपने देखा SLV, ASLV, देन PSLV। अब 1990s में जब यहाँ पर PSLV आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो ये PSLV है, इसको सबसे पहली बार लॉन्च कर दिया गया था 1994 में।
उसके बाद यहाँ पर ये इसरो का मेन रॉकेट है। इनफैक्ट आज तक हम लोग काफ़ी सारे मिशन में PSLV का इस्तेमाल करते हैं और अभी तक तो PSLV के अंदर हम लोग बहुत सारा इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। ये पहला इंडियन व्हीकल है जिसको लिक्विड स्टेज से यहाँ पर आप कह सकते हो कि फीचर किया गया था। अब जो PSLV है अभी तक हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसरो आज तक इसको इस्तेमाल करता है। हम लोगों ने लगभग आप कह सकते हो कि 54 फ्लाइट्स सक्सेसफुली कंडक्ट करी है। 54 में से 52 तो बिल्कुल यहाँ पे एक प्रॉपरली इन सक्सेसफुल के कैटेगरी के अंदर आया है। उसके बाद बोला गया यहाँ पे जो चंद्रयान 1 था 2008 के अंदर, मार्स ऑर्बिटर मिशन हुआ 2013 के अंदर में, तो ये सारे मिशन भी PSLV से ही कंडक्ट किए गए हैं। तो इसरो ने आज के टाइम पर अभी PSLV के बाद एक और व्हीकल डेवलप कर लिया है, वो है GSLV। तो PSLV के बाद हमारे पास क्या आया, GSLV बोले तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV जो है ये और ज़्यादा पावरफुल रॉकेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका मकसद है कि बहुत भारी भारी सैटेलाइट्स को ले जाकर लॉन्च करना। अभी तक हम लोग बहुत हल्की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे थे। अब GSLV का मकसद है कि लगभग 10,000 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को भी ये लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ऑलरेडी कवर कर ली है। अब भैया PSLV GSLV के बाद आता है SSLV। अब ये SSLV क्या है, यह है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी कि अभी हमारे पास और भी छोटी छोटी सैटेलाइट्स हैं जिनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उनको लॉन्च करने के लिए क्या हम इतने बड़े बड़े रॉकेट इस्तेमाल करेंगे? नहीं। तो उनको लॉन्च करने के लिए हमारे पास कोई व्हीकल होना चाहिए। तो उसके लिए अब यहाँ पर SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखने को मिल जाएगा आपको। ये बेसिकली दुनिया भर की डिमांड में है। यहाँ पे छोटी सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स को यहाँ पे टारगेट किया जाता है। कितनी छोटी हो सकती है वो सैटेलाइट? तो जिन सैटेलाइट का वजन 500 किलोग्राम का है वो छोटी सैटेलाइट है, तो उनको लॉन्च किया जा सकता है इन SSLV से। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट के ऊपर काम किया जा रहा है और काफ़ी कुछ हम लोग डेवलप भी कर चुके हैं, वो है रीयूजेबल रॉकेट या फ्यूचर रॉकेट। रीयूजेबल रॉकेट का मतलब क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। रॉकेट अगर हम लोग अंतरिक्ष में भेजते हैं तो अंतरिक्ष के अंदर रॉकेट जाकर सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद में वो पूरा रॉकेट कचरा बन जाता है अंतरिक्ष का। तो इसीलिए यहाँ पर एक रीयूजेबल रॉकेट के ऊपर काम किया जा रहा है। यानी कि रॉकेट अंतरिक्ष में जाएगा, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, अपना मिशन पूरा करेगा और उसके बाद सैटेलाइट के लॉन्च करने के बाद में ये रॉकेट वापस से उतर जाएगा नीचे। अब वापस से लैंड हो जाएगा तो इसके अंदर कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके हम लोग वापस से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग रीयूजेबल रॉकेट बोलते हैं। और इसरो ने यहाँ पर एक रीयूजेबल रॉकेट को डेवलप किया है जिसका नाम है RLV-TD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया था साल 2016 के अंदर।